कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद खौफनाक रेगिस्तान दिखाया जाता है। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर है। यहाँ ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो आम समाज के लिए या तो बेकार हो चुके होते हैं या फिर इतने खतरनाक कि उन्हें आम इंसानों के बीच रखना मुमकिन नहीं होता। इस रेगिस्तान के एक तरफ है कंफर्ट जोन होता है, जहां खाने पीने, रहने और पहनने की हर सुविधा मौजूद है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जो किसी जहन्नुम से कम नहीं। और दूसरी तरफ हैं वे लोग जो भूख और मजबूरी के चलते नरभक्षी बन चुके हैं। इनके पास न खाने को कुछ है, न पीने के लिए पानी। इसलिए जो भी इन्हें मिलता है उसे मार कर खा जाते हैं, फिर चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। इसी बीहड़ रेगिस्तान में आज एक लड़की को छोड़ दिया जाता है जिसका नाम है आर्लेन। और यहीं से शुरू होती है ये खौफनाक कहानी। आर्लेन को यहाँ छोड़ने के लिए दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, क्योंकि आर्लेन ने कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई सज़ा तय नहीं की जा सकती। इसीलिए अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी इसी दीवार के उस पार बितानी होगी। इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी कोई जिम्मेदारी अमेरिकन सरकार नहीं लेती। यह बात वहां लगे बोर्ड पर साफ लिखा होता है। अब आर्लेन पूरी तरह से खुद के भरोसे है। इस बीच हम देखते हैं कि उसके पास एक कागज है जिस पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। इस बीहड़ और सुनसान रेगिस्तान में वह अकेली आगे बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह इसी उम्मीद में चलती रहती है। कुछ देर बाद उसे सामने एक क्रैश हुई कार दिखाई देती है। वह उसके अंदर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है। कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अचानक किसी के आने की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि कुछ अनजान लोग हाथों में हथियार लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों पर हैवानियत साफ झलक रही होती है। आर्लेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। जब आर्लेन को होश आता है तो वह खुद को हाथ पैर बंधा हुआ पाती है। आसपास देखने पर पता चलता है कि उसे एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद करके रखा गया है। तभी वहां एक औरत आती है जो बिना किसी हिचक के आर्लेन के हाथ और पैर काट देती है और फिर उन्हें अपना सुबह का नाश्ता बना लेती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुबह का नाश्ता। क्योंकि यही वे लोग हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, नरभक्षी। असहनीय दर्द के कारण आर्लेन वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। इसके बाद हम इस पूरे नरभक्षी परिवार को देखते हैं जो संख्या में काफी बड़ा है। ये लोग अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ इंसानों को कैद करके भी रखा हुआ है ताकि इनके खाने में कभी कोई कमी ना पड़े। इसी बीच हम अपने दूसरे किरदार जेसन को देखते हैं जो इसी नरभक्षी ग्रुप का हिस्सा है। जेसन का एक छोटा सा परिवार भी है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ गलत होने वाला है। अब कहानी का रुख जाती है कंफर्ट जोन की ओर। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, खाने के लिए भरपूर खाना, पीने के लिए साफ पानी, कुल मिलाकर यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। इधर आर्लेन नोटिस करती है कि उसे एक काल कोठरी जैसी जगह में बंद करके रखा गया है जो शायद इन लोगों का स्टोर रूम है। तभी उसे ऊपर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वह डर के मारे अपने पूरे शरीर पर अपना ही वेस्ट लपेट लेती है। अगले दिन वही लेडी उसे लेने के लिए आती है। आर्लेन के शरीर पर लगी गंदगी देखकर वह घिन से भर जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन खाना तो इन्हें खाना ही है, इसीलिए वह पानी लेने चली जाती है। इसी दौरान आर्लेन वहां पड़ी एक लोहे की रॉड चुपचाप अपने पास छुपा लेती है। जैसे ही वह लेडी वापस आती है, आर्लेन उस पर जोरदार हमला करती है और उसे जान से मार देती है। उसे ऐसा करते हुए पास ही बंद एक कैदी देख लेता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इन लोगों ने उसकी जुबान उसी सुबह नाश्ते में खा ली होती है। खैर, अब आर्लेन वहां से एक स्केटबोर्ड चुराती है और जान बचाकर भाग निकलती है। वह स्केटबोर्ड पर लेटकर काफी दूर तक निकल जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब वह पूरी तरह थक चुकी होती है। आखिरकार वह वहीं रुक जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में एक ट्रॉली होती है। वह आर्लेन को ट्रॉली पर लात मारकर बैठाता है और उसे खींचते हुए कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। दरअसल वह आदमी बहुत बूढ़ा है, इसीलिए अभी तक आजाद घूम रहा है। अगर वह जवान होता तो अब तक किसी की प्लेट में होता। जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लेन को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह काम नरभक्षियों का ही है। वे उसे अंदर ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और रहने के लिए उसे एक घर भी देते हैं।
आर्लिन अगले 5 महीने वहीं रहती है। अब हम उसे पहले से काफ़ी बेहतर हालत में देखते हैं। उसे एक प्लास्टिक की टांग भी मिल चुकी होती है और अब वह यहाँ सुकून की ज़िंदगी जी रही होती है। दूसरी ओर हम फिर से जेसन के पास लौटते हैं। वह अपनी बेटी केट का एक स्केच बना रहा होता है क्योंकि वह एक अच्छा पेंटर है। तभी उसकी पत्नी आकर बताती है कि घर में खाना खत्म हो चुका है। जेसन अपनी पेंटिंग छोड़ता है और पास ही बंद एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा होता है क्योंकि आज वही लड़की उसके परिवार का खाना बनने वाली होती है। हालांकि वह लड़की उसके सामने हाथ पैर जोड़ती रहती है, लेकिन जेसन के दिल में ज़रा भी रहम नहीं होता। वह एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दूसरी ओर एक सुबह हम आर्लेन को देखते हैं। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। जब जब वह आईने में खुद को देखती है, उसे अपनी कोई ना कोई कमी साफ नजर आती है। उसके कटे हुए हाथ और पैर उसे हर पल उस दर्द की याद दिलाते रहते हैं। अब वह किसी भी हाल में उन नरभक्षियों से बदला लेना चाहती है। इसी इरादे से एक दिन वह बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुरा लेती है। फिर वह कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है, वह रास्ता जहां से बहुत कम लोग आते जाते हैं। उधर हम जेसन की पत्नी शेलन और उसकी बेटी केट को देखते हैं। दोनों ज़रूरी सामान ढूंढने के लिए बाहर निकली होती हैं, इस उम्मीद में कि कुछ काम की चीज़ मिल जाए। कुछ ही देर बाद आर्लेन की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। वह चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। शेलन डर के मारे आर्लेन के सामने हाथ जोड़ लेती है। वह कहती है कि वह उसे कुछ नहीं कहेगी, बस उसे जाने दे, क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी है। लेकिन जैसे ही आर्लेन को पता चलता है कि शेलन एक नरभक्षी है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। आर्लेन कहती है, मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ और पैर काट लिए थे। और बिना एक पल की देरी किए वह शेलन को वहीं गोली मार देती है। केट कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या हो गया। वह बस सन्न रह जाती है। आर्लेन की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। उसे उस पर तरस आ जाता है। वह केट को मारती नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस आ जाती है। रास्ते में उन दोनों को वही बूढ़ा आदमी देख लेता है। वहां केट को एक खरगोश पसंद आ जाता है। आर्लेन उसे खरीद देती है और फिर केट को अपने घर ले जाती है। आर्लेन का मन किसी भी हाल में उस बच्ची को चोट पहुंचाने का नहीं होता, क्योंकि वह जानती है इस सब में केट की कोई गलती नहीं है। दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद जेसन घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी और बेटी अभी तक वापस नहीं आई होती। वह उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता है। तभी उसकी नज़र एक कूड़ेदान पर पड़ती है, जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है और कौए उसे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यह नज़ारा देखते ही जेसन समझ जाता है कि यह किसी ऐसे गिरोह का काम है जो बच्चियों की सप्लाई करता है। तभी उसकी नज़र उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है। जेसन उसके पास जाता है, अपनी बेटी केट की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। जेसन पूछता है, क्या शर्त? बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें भी मेरे जैसा ही एक स्केच बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। ये सुनकर जेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वह बेबस होता है। वह वहीं बैठकर बूढ़े आदमी का स्केच बना देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसी कागज पर एक शब्द लिख देता है, कॉम्फर्ट जोन। यह देखते ही जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है। और इधर आर्लेन केट को लेकर एक क्लब में जाती है। उसी समय कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी की एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी का मालिक है जॉन। जॉन असल में पूरे इलाके में पाउडर की सप्लाई करता है। पाउडर से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसी से एक टैबलेट बनती है जिसे खाने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। आर्लन भी वही टैबलेट ले लेती है। इसी दौरान हम केट को देखते हैं। उसके हाथ से उसका रैबिट छूट जाता है और उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। वह केट को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल जॉन इस पूरे इलाके का मेयर भी होता है, इसीलिए वहां मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। उधर आर्लेन पर उस पाउडर का असर शुरू हो चुका होता है। उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वह केट को ढूंढती रहती है। होश पूरी तरह से खो चुकी आर्लेन उसे ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वह इतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। उसे यह तक पता नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास जेसन खड़ा है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में आर्लेन का आर्टिफिशियल पैर होता है,
जिसके बिना वह चल भी नहीं सकती। इसी बीच जेसन उसे अपनी बेटी केट का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को कहीं देखा है। डर के मारे आर्लन झूठ बोल देती है, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। वह झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जेसन को सच्चाई पता चल गई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को आर्लन की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि अगर कोई भी नरभक्षी कन्फर्ट जॉन के पास भी आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसीलिए जेसन आर्लन के सामने एक डील रखता है। वह कहता है, मैं तुम्हें सही सलामत कन्फर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे अंदर से मेरी बेटी को ढूंढ कर ला कर दोगी। वह उसे साफ चेतावनी भी देता है, अगर तुमने ज़रा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा और फिर तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा जाऊंगा। आर्लेन ये डील मानने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि वह कंफर्ट जोन से काफ़ी दूर आ चुकी होती है और अकेले वापस जाना उसके लिए बेहद खतरनाक था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आता है। वह उसी नरभक्षी खानदान का हिस्सा होता है, यानी वह भी एक नरभक्षी है। वह जेसन से सौदा करता है, इस लड़की का पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा। जेसन मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर वह आदमी कहता है, देख भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो इस लड़की को लेकर जाऊंगा, अगर रोकना है तो आकर मुझसे लड़ ले। अब यहाँ अचानक कुछ ऐसा होता है कि जेसन आर्लिन को उसके हवाले कर देता है और पेट्रोल लेकर वहां से जाने लगता है। आर्लिन चीखती चिल्लाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह आदमी पीठ घुमाता है, जेसन पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करता है। वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद जेसन उसका एक हाथ काट लेता है। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां एक तेज रेतीला तूफान आ जाता है। मजबूरन दोनों एक तंबू लगाकर वहीं रुक जाते हैं। तूफान धीरे धीरे थमता है, लेकिन तब तक चारों तरफ अंधेरा हो चुका होता है। इसीलिए दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। जेसन उसी मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और वहीं आर्लिन को भी देता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। वे एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जेसन बताता है कि जब वह 16 साल का था तो वह एक बोट के जरिए अमेरिका आया था, लेकिन बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से देश में घुसा था। तभी से वह इसी इलाके में रहने को मजबूर है। वहीं आर्लिन अपनी कहानी सुनाती है। वह पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया। प्यार में अंधी होकर उसने उसे अपनी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी। जब अमेरिका को इस गद्दारी के बारे में पता चला तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ चुके होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है। वह गोली सीधा जेसन को लगती है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ लोग अचानक वहां आ जाते हैं। वे कंफर्ट जोन के होते हैं। वे आर्लिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं। लेकिन अब आर्लिन का मन वहां बिल्कुल नहीं लगता। वह जेसन को वहीं छोड़कर आना नहीं चाहती थी। इसलिए वह एक बहुत कठिन फैसला लेती है और वापस उसी जगह जाती है जहां उसने जेसन के साथ शाम बिताई थी। वहां उसे जेसन की स्केचबुक मिलती है, जिसमें उसकी बेटी केट के कई स्केच बने होते हैं। उन्हें देखकर आर्लिन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि आज केट के खो जाने की कहीं न कहीं वजह वह खुद ही थी। अब वह तय कर लेती है कि किसी भी हाल में वह केट को ढूंढेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वह वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से केट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इधर वही बूढ़ा आदमी दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ कौमों को देखता है। उसे शक होता है कि शायद वहां कोई जानवर मरा पड़ा है। वह दौड़ते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां उसे जेसन बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वह जेसन को बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है, ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी जान लौट आए। उधर आर्लिन उदास होकर अकेली बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करे। तभी उसकी नज़र जॉन के पैलेस पर पड़ती है। वहां से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक औरत के साथ केट भी होती है। आर्लिन उस समय कुछ नहीं करती। दूसरी ओर बूढ़े आदमी की मदद से जेसन अब ठीक हो चुका होता है। वह उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। यहाँ आर्लिन उस पैलेस में पहुंचती है जहां कई सारी औरतें काम कर रही होती हैं। वे सभी उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भर रही होती हैं। ये सब देखकर आर्लिन उनसे गुजारिश करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए।
यहीं हमें पता चलता है कि जॉन ने केट को अडॉप्ट कर लिया होता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती। इसी वजह से वह आर्लेन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक लेडी आर्लेन को एक कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा सके। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आर्लेन अंदर जाती है और अपने नकली पैर के अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। फिर वह उसी लेडी को बंदी बना लेती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। आर्लेन जॉन से कहती है, अगर तुमने उस बच्ची को अभी नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगी, और इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। ये सुनते ही जॉन डर जाता है। वह बिना एक पल गंवाए केट को छोड़ देता है। केट को लेकर आर्लेन कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती है। उसी समय सामने से आते हुए जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी आर्लेन उससे गुजारिश करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है। वह कहता है, हम लोग नरभक्षी हैं, तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो। लेकिन आर्लेन मना कर देती है। वह कहती है कि वह जेसन को पसंद करने लगी है, वह बस उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच केट अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में वह केट के उसी खरगोश को पका देता है और उसे खिला देता है। ये देखकर आर्लेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही इस दुनिया की हकीकत है। अब जेसन ने आर्लेन को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है, यानी अब ये तीनों एक परिवार बन चुके होते हैं। लेकिन कब तक, ये उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ कब कौन किसका खाना बन जाए कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।